प्राचीन भारत के सीरीज़ का ये मेरा तीसरा वीडियो है। इसके पहले मैं सिंधु घाटी सभ्यता, फिर आपका महाजनपद, ये सब मैं पढ़ा दिया हूँ। आज हम जो महाजनपद के बाद जो नेक्स्ट जो टॉपिक इसमें आपका आता है वो है सातवाहन वंश, जो कि बीपीएससी के या किसी भी अन्य एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो हम टू द पॉइंट पढ़ेंगे, जो कि मेरा एग्ज़ाम में जहाँ से क्वेश्चन बने। तो सबसे पहले आइए कि सातवाहन वंश के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। कि आपको पता है कि सातवाहन जो है वंश की राजधानी कहाँ था? प्रतिष्ठान था। क्वेश्चन डायरेक्टली बीपीएससी यहाँ से पूछा है कि सातवाहन वंश की राजधानी कहाँ था? प्रतिष्ठान में था। एक किस नदी के किनारे था? गोदावरी नदी के क्या था? किनारे था। इस सातवाहन वंश में दो बड़े साहित्यकार थे, एक का नाम था हाल, एक का नाम था गुणाढ़। तो हाल ने जो है ना कथा सप्तशती बुक लिखा था और गुणाढ़ ने लिखा था बृहद कथा। एक दोनों का फर्क पूछ चुका है, ठीक ना। और ध्यान रखिएगा कि सातवाहन वंश ही पहली बार इंडिया में सीसा का सिक्का चलाया था। आपको सुनकर थोड़ा अजीब लगेगा सीसा का क्या सिक्का होता है, लेकिन ये चलाया था और क्वेश्चन बीपीएससी पूछ चुका है, ध्यान रखिएगा। फिर पहली बार भूमि दान देने की जो प्रथा है, ज़मीन जो दान करने की जो प्रथा है, वो इसी सातवाहन वंश ने क्या किया? शुरू किया। और इसका साक्ष्य हमको एक नाना घाट का अभिलेख है, उसमें हमको देखने को मिलता है। उसके बाद सातवाहन वंश के बारे में कुछ स्थापत्य कला का इन्होंने विकास किया था। इन्होंने कार्ले का चैत्य बनाया था, अजंता एलोरा का गुफा भी में इनका योगदान था, और अमरावती कला का विकास में सबसे बड़ा इनका क्या था? योगदान था। और चीज़ कुछ बातें यहाँ जान सकते हैं आप। सातवाहन वंश के जितने भी राजा थे अपना नाम के आगे अपनी माता का नाम लगाते थे। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन सा वंश अपने नाम के आगे माता का नाम जोड़ता था? तो ये सातवाहन वंश था। इतना देख लीजिएगा। बाकी अगर लुसेंट में कुछ और अगर फैक्ट होगा तो उसको भी आप एक बार रिवाइज कर देखिए। मैं फिर बोल रहा हूँ, सिर्फ एक ही वीडियो से चीज़ें 100% कवर नहीं होगी। आपको थोड़ा बहुत अपना भी एफर्ट क्या करना पड़ेगा, लगाना। ये मेरा खुद का नोट्स है, लेकिन मैं जो खुद का नोट्स बनाया हूँ, मैं कोशिश किया है नोट्स में कि जो मैक्सिमम जो क्वेश्चन यहीं से आए, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे जो आपको और भी बुक से मिल सकता है। इसलिए मेरा सलाह ये रहता है कि एक बार आप लुसेंट को भी जो है ना एक बार निगाह से देख लीजिएगा, और इसको और उसको मिला के लगभग आपका फटाफट क्वेश्चन जो है ना बन जाएगा। नेक्स्ट हम आते हैं। आपको पता है कि इसी समय इसी काल में हिंद यूनानी का आक्रमण होता है हमारे देश में। तो आपको पता है कि हिंद यूनानी में जो एक पहला जो था उसमें प्रसिद्ध शासक कौन था? मिनांडर था। ये इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। मिनांडर ने क्या किया था? नागसेन से जो बौद्ध धर्म की क्या लिया था? शिक्षा लिया था। और एक नाम है मिलिंद पन्हो बुक का, उसमें मिनांडर का प्रश्न और नागसेन का उत्तर है। मतलब मिनांडर और नागसेन आपस में प्रश्न और उत्तर के फॉर्मेट में बात करते हैं। वो किस बुक में लिखा हुआ है? मिलिंद पन्हो में लिखा हुआ है। और हिंद यूनानी ने भारत में सबसे पहले ही सोने के सिक्के क्या किए थे? जारी किए थे। ये भी क्वेश्चन आपसे बीपीएससी बार पूछ चुका है। और हमारे देश में जो महात्मा बुद्ध की जो मूर्तियाँ बनी, उसमें हेलेनिस्टिक आर्ट का प्रभाव है। इसका मतलब क्या है? देखिए, हिंद यूनानी विदेशी थे और हमारे देश में जो मूर्ति कला था, दोनों मूर्ति कला के विशेषता आपस में जब मिल गया उसको कहा गया क्या? हेलेनिस्टिक आर्ट। तो भारत की जो मूर्ति कला पर यूनान का हमको प्रभाव दिखाई पड़ता है। मतलब कि जो भगवान की मूर्तियां हैं तो उस पर जो है ना वहाँ का यूरोपीय प्रभाव दिखाई पड़ता है यूनान का। इसलिए हमको इसको बोलते हैं हेलेनिस्टिक आर्ट। क्वेश्चन पूछ सकता है कि ये क्या चीज़ है। आगे देखिए, हिंद यूनानी में और भी है इसके विदेशी आक्रमण, लेकिन उसमें एक इम्पोर्टेंट है कुषाण वंश। कौन सा इम्पोर्टेंट है? कुषाण। देखिए, कुषाण वंश में आपको क्या जानना है? प्रसिद्ध शासक कनिष्क था। ये राजा कब बना? 78 AD में बना। ये शक संवत क्या किया था? शुरू किया था। कुषाणों ने सोने के सर्वाधिक शुद्ध सिक्के जारी किए। देखिए, यहाँ सर्वाधिक सोने के शुद्ध सिक्का है, ध्यान रखिएगा। कनिष्क के दरबार में एक राजवैद्य था नाम चरक। इसने क्या लिखा है? चरक संहिता लिखा है। कनिष्क के दरबार में कौन कौन थे? वसुमित्र भी थे, नागार्जुन भी थे और अश्वघोष भी थे। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बीपीएससी के लिए हो गया। और नागार्जुन को ही भारत का आइंस्टाइन कहा जाता है। मतलब कि सापेक्षता का सिद्धांत क्या दिया था? इन्होंने ही दिया था। और इसी के समय न गंधार और मथुरा कला का क्या हुआ था? विकास हुआ था। मथुरा यूपी में है और ये गंधार आपका भी कहाँ है? पाकिस्तान में चला गया है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट चलिए, ये तो आ गया आपका कुषाण वंश हो गया। नेक्स्ट अब देखिए, जब कुषाण वंश खत्म हो जाएगा इंडिया में, उसके बाद जो है ना अब आएगा कौन सा? गुप्त काल। ये लगभग 250 AD से लेके
लगभग 550 AD तक जो है आपका गुप्त काल का साम्राज्य आपको देखने को मिलेगा। देखिए गुप्त काल के बारे में कुछ कुछ जो बातें आपको जाननी चाहिए। पहली बात तो हमको इनके बारे में कुछ साहित्यिक स्रोत जो एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। पहला जो किताब है एक विशाख दत्त ने मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्त किताब लिखा है, ये दोनों नाटक है, ध्यान रखिएगा। अगला एक किताब है वात्स्यायन का एक कामसूत्र नाम का किताब लिखा है। एक शूद्रक है, इसने जो है ना मृच्छकटिकम लिखा है, मतलब कि मिट्टी का खिलौना इसको हिंदी में बोलते हैं, ये किताब लिखा है। कालिदास ने देखिए क्या क्या लिखा है, ऋतु संहार लिखा है, रघुवंश लिखा है, कुमार संभवम लिखा है, मेघदूत लिखा हुआ है, मालविकाग्निमित्रम लिखा है, अभिज्ञान शाकुंतलम लिखा है। तो ये सब जो है ना कालिदास की क्या है रचना है। तो आप यहाँ पर क्वेश्चन भी पूछ सकता है इसमें कालिदास की कौन सी रचना है, कौन किसने लिखा, तो आप इसमें थोड़ा ध्यान दे सकते हैं, ठीक ना। नेक्स्ट चलिए अब कुछ और यात्री मैं एक ही साथ यहाँ ऐड कर दिया, आप इसको देख सकते हैं। फाहियान, आपको पता है फाहियान जो आया चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में, इसके जो बुक का नाम था फोक्योकी, क्या नाम था, फोक्योकी, इंग्लिश में नाम है उसका रिकॉर्ड्स ऑफ द बुद्धिस्ट किंगडम, ठीक ना। हुएनसान आया था हर्षवर्धन के दरबार में, उसके बुक का नाम था सुक्यू, क्या नाम था, सुक्यू, और इसको इंग्लिश में कहते हैं बुद्धिस्ट रिकॉर्ड ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड। और इत्सिंग जब आया था लगभग 700 AD के आसपास, ये काऊ फा काओ सांग नाम का क्या लिखा था, बुक लिखा था। देखिए ये सब बातें आपको किसी नॉर्मल बुक में नहीं मिलेगा, ध्यान रखिएगा। ये जो है ना जो मेरा जो नोट्स बना हुआ है किसी स्पेशल बुक से बना हुआ, तो आप ऐसे क्वेश्चन पर थोड़ा ध्यान रख सकते हैं, ठीक ना। अब आते हैं कि जो गुप्त काल में था जो मेन जो इम्पोर्टेंट जो शासक रहे थे उसके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। पहला ये चंद्रगुप्त प्रथम, देखिए कब बना, 319 से लेकर 335, डेट भी याद रखिएगा थोड़ा बहुत माइंड में। ये लिच्छवी राजकुमारी, इन्होंने क्या किया, कुमार देवी से विवाह किया था और महाधिराज का पहला उपाधि यही लिया था, और गुप्त संवत चलाया था कब, 319 और 20 में। बस इतना इसके लिए इम्पोर्टेंट है। अगला आएगा कौन, समुद्रगुप्त। पूछ देगा कि चंद्रगुप्त का उत्तराधिकारी कौन था, समुद्रगुप्त था। ये 45 साल तक शासन किया, ये इसका डेट देखिए 335 से लेकर 80 साल तक किया था, ठीक ना। विसेंट स्मिथ नाम के आदमी ने इसको नेपोलियन कहा है, इसको भारत का क्या कहा है, नेपोलियन कहा। हालांकि देखिए अगर यहाँ तक इतिहास लिखने में थोड़ा गलती हुआ है, विसेंट स्मिथ समुद्रगुप्त को भारत का क्या कह रहा है, नेपोलियन कह रहा है। नेपोलियन तो बहुत साल पहले का आदमी है, सॉरी समुद्रगुप्त तो बहुत साल पहले का आदमी है, नेपोलियन तो 1800 का आदमी है। तो एक्चुअल में नेपोलियन को भारत का समुद्रगुप्त कहना चाहिए, लेकिन क्या कीजिएगा, ये यूरोपियन इतिहासकार है तो इसने उल्टा लिख दिया, तो क्या कर सकते हैं हम लोग। चलिए समुद्रगुप्त ने जो है ना परक्रामांक का उपाधि लिया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ये विष्णु का उपासक था और सिक्के पर बिना बजाते हुए इनको क्या किया गया, दिखाया गया। कई बार को फंजन एग्जाम में सब पूछ चुका है। अब देखिए समुद्रगुप्त जो है ना एक तरह से ये पूरे उस इंडिया पर और भी कई राज्यों पे ये कब्जा करना चाहता था। ये सैन्य अभियान दो तरह किया, एक उत्तर भारत में किया और एक दक्षिण भारत में किया। उत्तर भारत के 9 शासक को हराया और दक्षिण के 12 शासक को क्या किया, हराया। और इसका वर्णन जो है प्रयाग प्रशस्ति में हरिसेन लिखता है, और हरिसेन इनके क्या थे, राज दरबार में कवि थे, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट चलिए आप पढ़ते हैं हम लोग। इसके बाद आया चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है बीपीएससी के लिए, क्यों, क्योंकि पहली बात इसने लिया विक्रमादित्य की उपाधि, इसको सारकार भी कहा जाता है, शक का इन्होंने उन्मूलन भी किया था। अब देखिए चंद्रगुप्त द्वितीय जो है ना वैवाहिक संबंध स्थापित करता है, जिस तरह से मगध साम्राज्य का पहला वंश जो हर्यक वंश था, वहाँ भी बिंबिसार ने जो है ना वैवाहिक संबंध बनाया था। देखिए वैवाहिक संबंध बनाने से क्या होता है, आपके बगल वाले राज दोस्त बन जाते हैं, उनसे आपको खतरा कम होता है कि वो हमको आक्रमण करें, क्योंकि आप सगे संबंधी हो गए। तो वही देखिए यहाँ भी जो है ना चंद्रगुप्त द्वितीय जो है ना वैवाहिक कहाँ कहाँ किया, नाग राजकुमारी कुबेर नाग से विवाह किया, और इन्हीं से उनको प्रभावती का जन्म हुआ था। और इसी प्रभावती का जन्म जो है एक रुद्रसेन सेकेंड से इनका विवाह हुआ था प्रभावती का, ठीक ना। अब आइए सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट, जो चंद्रगुप्त द्वितीय जो है इसके दरबार में 9 रत्न थे। क्या थे, क्वेश्चन पेपर से पूछ चुका है। देखिए ध्यान रखिएगा, हमारे देश के इतिहास में कुछ ऐसे शासक हैं जिसके दरबार में कुछ बड़े बड़े प्रसिद्ध आदमी होते थे, इनको लोग रत्न बोलते। जैसे कि सबसे पहले
चंद्रगुप्त के दरबार में नवरत्न रहते थे, ठीक ना। उसके बाद जब आप आगे आइएगा तो जब आगे पढ़िएगा तो मराठा साम्राज्य में शिवाजी है, वहाँ अष्टदिग्गज होते थे। क्या होते थे? अष्टदिग्गज होते थे। फिर जब आप विजयनगर में आइएगा वहाँ भी आपको अष्टदिग्गज देखने को क्या होगा, सॉरी, शिवाजी में अष्ट प्रधान था और विजयनगर में क्या था, अष्टदिग्गज था। क्वेश्चन बीपीएससी साफ पूछ चुका है, इसलिए आप ऐसे ऐसे क्वेश्चन पर ध्यान रखिए, ठीक ना। और मेरा देखिए मेनली मैं ये नहीं कहता हूँ कि हम जो पढ़ा रहे हैं सब आ ही जाएगा, मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ कि क्वेश्चन कहाँ कहाँ से आ रहा है। और मेरा ये 5-6 साल का एक्सपीरियंस यही कहता है कि आप ऐसे पढ़ोगे ऑब्वियस बात आपका बीपीएससी पीटी तो कम से कम नहीं रुकेगा, इतना मैं आपको दावे के साथ कर सकता हूँ, ठीक है। पढ़ने का तरीका आप लोग को क्या करना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा। देखिए पढ़ते सब कुछ है लेकिन थोड़ा सा ना टू द पॉइंट रहिए, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़िए, स्मार्ट स्टडी कीजिए। चाहे आप कहीं भी हो, गांव में भी रह रहे हो या शहर में रहो, जब तक आप स्मार्ट स्टडी नहीं पढ़िएगा तो पीटी या मेंस या इंटरव्यू तक आप नहीं पहुंच पाइएगा। चलिए नेक्स्ट चलिए। इनके दरबार में वही तो नवरत्न रहते थे। तो नवरत्न में पहला कालिदास था, ये खुद महाकवि थे। धवंतरी था, चिकित्सक था, ये डॉक्टर था। ये वरामिहिर था, ये खगोल विज्ञानी था। ये किताब लिखा है कौन, बृहत संहिता लिखा और पंच सिद्धातिका लिखा है। शंकु कौन था, वास्तुकार, आर्किटेक्टर था जो बिल्डिंग बनाता है। छप्पन्नक क्या था, ज्योतिषी था, ठीक ना। वररुचि कौन था, व्याकरण का ज्ञाता था। बैताल भट्ट जादूगर था। घटक पर कौन था, कूटनीतिज्ञ था। और अमर सिंह कौन था, कोषागार था उसका। ये क्वेश्चन मैचिंग में पूछा तो आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए भारत में इसी समय 6 दर्शन का विकास हुआ। जो दर्शन आपको देखने को मिलता है ये 6 दर्शन जो है ना इसी काल में आपको क्या हुआ है, विकास हुआ है। नेक्स्ट चलिए, इसके दरबार में देखिए जो है ना फाहियान, तो इसके दरबार में फाहियान भी रहता था। फाहियान जो है देखिए कैसे आया था, चीन से चला, गोबी मरुस्थल आया, पामीर आया, गंधार आया, पेशावर आया, मथुरा आया, कन्नौज आया, श्रावस्ती आया, पटना भी गया। कहाँ गया ये, पटना भी गया। और देखिए ये आया तो जमीन लैंडमार्क से, मतलब कि ये स्थल मार्ग से आया कौन, फाहियान, लेकिन गया किससे, जल मार्ग से गया। पटना में 3 साल रहा था। पटना में रहने के बाद ये अपने किताब में यहाँ के एक अस्पताल का वर्णन करता है। फाहियान अपने पुस्तक में किसी भी गुप्त राजा का नाम नहीं लेता है, ठीक ना, लेकिन ये मध्य प्रदेश के बारे में बोलता है कि यहाँ की जनता काफ़ी क्या थी, सुखी थी, मतलब अच्छे थे। और मगध के लोगों को काफ़ी विचारमान बोलता है कि बहुत अच्छे लोग थे। और ये फाहियान राजगीर भी गया, नालंदा भी गया और वैशाली भी गया और कहाँ गया, गया भी गया, आप ये देख सकते हैं, ठीक ना। नेक्स्ट चलिए अब आपका शासक होगा कुमारगुप्त। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट शासक बीपीएससी के लिए ये सब शासक है। पूछता है कि नालंदा विश्वविद्यालय स्थापना किसने किया, नालंदा का किया था कुमारगुप्त ने। इसको महेंद्रादित्य भी नाम कहा जाता है, उपाधि दिया गया। और सर्वाधिक गुप्तकालीन अभिलेख इसी के समय का है। अगला है स्कंदगुप्त, इसको कहता है सकारादित्य भी बोलते हैं, ठीक ना। हुनाओं का आक्रमण इसी समय हुआ था और इसको हराया भी था। हुनाओं को हराने के एवज में इनको सकारादित्य की उपाधि दिया गया, ध्यान रखिएगा। इस समय देखिए हुन कौन थे, हुन जो है ना फारस से लेकर खैतान तक शासन पहले करता था। इसकी राजधानी बामियान अफगानिस्तान में था। हुन का जो फेमस राजा का नाम था तोरमान और मिहिर कुल इसके काफ़ी क्या थे, फेमस राजा थे, ध्यान रखिएगा। तो गुप्त काल में आपको स्कंदगुप्त तक ये इंपॉर्टेंट आपके शासक हैं। हालांकि शासक तो इसमें और भी हैं, आप थोड़ा बहुत लुसेंट अगर देखना तो देख सकते हैं, अगर किसी बुक से पढ़ना तो पढ़ सकते हैं अधिक नॉलेज के, लेकिन इतना सफिशिएंट है। अगला ये गुप्तकालीन प्रशासन पढ़ते हैं क्योंकि बीपीएससी गुप्तकालीन प्रशासन से बहुत सा क्वेश्चन पूछता है। चलिए पहला ये केंद्रीय प्रशासन, सेंट्रल पे देखिए क्या क्या है। यहाँ दंडनायक और महादंडनायक होता था, ये मतलब न्यायाधीश था एक तरह का। एक था महाबलाधिकृत, ये सैनिक अधिकारी था। एक था संधि विग्रहक, ये विदेश मंत्री था। एक अग्रहारिक था, ये दान विभाग देखता था। एक धुबराधिकरण था, एक कर वसूलने का अधिकारी था। एक दंडपाशिक था, ये पुलिस विभाग का क्या था, प्रधान था। एक विनय स्थापिक था, ये शांति स्थापना का काम करता था। एक महाअक्षपटलिक था, ये अभिलेख विभाग का प्रधान था। एक सर्वाध्यक्ष था, एक केंद्रीय सचिवालय का क्या था, प्रधान था। एक कुमारा मात्र था, ये सर्वोच्च सैन्य पदाधिकारी था, समझ सकते हैं, ठीक ना। जिसे अभी का डीएम समझ लिए, ऐसा इस टाइप का ये आदमी था, ठीक ना। ये क्वेश्चन पूछ सकता है, आप इसको जो है ना एक बार देख लीजिएगा, ठीक ना। एक चीज़ ध्यान रखिएगा नोट इसमें कि देखिए गुप्त काल आते आते स्थिति ये हो गई थी कि एक ही व्यक्ति जो है ना एक ही साथ कई पद संभालते हैं। जैसे हरिसेन ये कुमारा मात्र भी थे, संधि विग्रहक भी थे और महादंडनायक भी थे, ठीक ना। और इस समय जो है ना भूमि कर को देखिए क्या क्या कहते थे, भाग, भोग, उद्रंग, ऊपरी कर,
हिरण्य भी कह दो। क्वेश्चन पूछ सकता है हिरण्य क्या था, एक तरह का भूमि कर था। अब आइए हम लोग पढ़ते हैं प्रांत या प्रशासन। देखिए प्रांत में क्या था, क्वेश्चन पूछ सकता है सीधे यहाँ से। प्रांत या राज्य को भुक्ति कहते थे, यहाँ के अधिकारी उपरीक होते थे। जिला को विषय, यहाँ के अधिकारी को विषयपति बोलते थे। प्रखंड को विथि कहा जाता था, विथि से छोटी इकाई को पेठ कहा जाता था। और गांव सबसे छोटी इकाई थे। गांव में कौन थे, महत्तर होते थे, कुटुंबी होते थे और तलवारक होते थे। बीपीएससी को क्वेश्चन पूछा कि यूपीएससी भी पूछा है क्वेश्चन ये कि महत्तर क्या थे, ग्रामीण लेवल का जो मुखिया जिसको हम लोग बोलते हैं वो थे। और नगर प्रशासन के लिए पुरपाल और द्रांगिक नाम के अधिकारी होते थे। सब क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। नेक्स्ट चलिए, एक ध्यान रखिएगा, ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन अगर पूछेगा तो देखिए मौर्य जब वंश था, जब मौर्यन एम्पायर था, तो उस समय क्या हुआ कि राजा ज़्यादा पावरफुल होता था, राजा ही सब निर्णय लेता था। मतलब कि एक सेंट्रलाइज्ड पावर वहाँ काम कर, एक केंद्रीकृत शासन व्यवस्था था। लेकिन समय के साथ क्या हुआ कि गुप्त काल में सामंतों की संख्या काफ़ी बढ़ गई। मतलब कि राजा अब जो है ना अपना जो है ना अधिकार जो है ना किसी और लोगों को ट्रांसफ़र करने लगा, तो यहाँ पे सामंतों की संख्या हो गया ज़्यादा, मतलब ज़मींदार तरह के लोग यहाँ पे आ गए। और इस तरह से यहाँ क्या हुआ कि राजा के पावर में थोड़ी बहुती क्या हुई, कमी हुई। मौर्य वंश केंद्रीकृत शासन व्यवस्था था, सिंपल ध्यान रखिएगा। लेकिन गुप्त काल आते आते व्यवस्था काफ़ी क्या हो गई, विकेंद्रीकृत हो गई और पावर अब कई लोगों में बंटना क्या हो गया, शुरू हो गया। आप इसको थोड़ा बहुत ध्यान में रखें। अब आते हैं गुप्त काल की कुछ जो है ना क्या थी सामाजिक व्यवस्था। देखिए कुछ बातें याद रखना है। यहाँ स्त्रियों के दशा में गिरावट आई थी, लेकिन याज्ञवल्क स्मृति में कहा गया है कि महिलाओं को संपत्ति का क्या था, अधिकार था। याद कीजिए प्रभावती जो चंद्रगुप्त द्वितीय की बेटी थी, उसको भी संपत्ति, उसके शादी के समय उसके पिताजी ने संपत्ति बहुत अधिक दान किया था, ठीक ना। मतलब महिलाएं भी संपत्ति रख सकती थी। अब कुंठन शब्द का प्रयोग पर्दा प्रथा के लिए किया है, कौन, कालिदास अभिज्ञान शाकुंतलम में, ठीक ना। सती प्रथा का उल्लेख इसी समय एरन के अभिलेख में मिलता है, 510 ईडी का यह अभिलेख है। और ये जो यहाँ इस जो एरन अभिलेख में गोपराज नामक एक सेनापति की मृत्यु के बाद उसकी पत्नी ने सती धर्म क्या की थी, अपनाई थी, ठीक ना। ये आपका हो गया सामाजिक व्यवस्था। आर्थिक व्यवस्था में देखिए कुछ जो गुप्त काल का इम्पोर्टेंट है। गुप्त शासकों ने सबसे ज़्यादा स्वर्ण सिक्के मुद्राएं जारी की। देखिए आपको मैं पहले पढ़ाया, वहाँ था क्या कि सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के कुषाण ने जारी किया था। लेकिन यहाँ देखिए ये शुद्ध नहीं है, ये सर्वाधिक सोने के सिक्के हैं, ये आप ध्यान रखिएगा। सबसे ज़्यादा सोने के सिक्के हैं, ये शुद्ध नहीं हो सकता है, लेकिन उनका शुद्ध था, ध्यान रखिएगा। और इस मुद्रा को दिनार कहा गया, क्या कहा गया, दिनार कहा गया। मंदिर और ब्राह्मणों को जो भूमि दान दी गई उसे अग्रहार भूमि कहा गया। क्वेश्चन पूछ सका है, अग्रहार भूमि किसे कहा गया था, जिसको मंदिर और ब्राह्मण को जो दान दिया गया भूमि को अग्रहार कहा जाता था, ठीक है। नेक्स्ट आइए, भूमि कर के प्रकार। देखिए उसमें भूमि के प्रकार होते थे। क्षेत्र जो खेती योग्य भूमि था, वास्तु जो निवास योग्य था, खिल जो कृषि योग्य नहीं था, और एक था अपरहत, ये जंगली भूमि। ये बीपीएससी क्वेश्चन पूछ चुका है, अपरहत कौन सी भूमि थी, जंगली भूमि को कहा। और बेगार को उसमें विष्ठी कहा जाता था, क्या कहा जाता था, विष्ठी, ध्यान रखिएगा, ठीक ना। देखिए एक विष्ठी है, एक विथि, ये सब शब्द आपको ध्यान रखिएगा। अगला ये गुप्त शासक अपने आप को वैष्णव का अनुयायी बोलते थे। विष्णु का वाहन गरुड़, इनका क्या था, गुप्तों का राजध्वज था, ध्यान रखिएगा, धर्म था। भारत में मंदिर बनने का शुरुआत यहीं हुआ। क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि मंदिर का विकास हमारे किस काल में हुआ, गुप्त काल में हुआ। और यहाँ उसमें देवता स्थापित किए गए और त्रिदेव थे, विष्णु ब्रह्मा और महेश, त्रिदेव की कॉन्सेप्ट जो गुप्त काल में ही आया था। और भी कुछ बुक है जैसे कि विष्णु फरमान लिखा है पंचतंत्र, ये भी क्वेश्चन पूछ चुका है बीपीएससी, ठीक ना। आर्यभट्ट ने क्या लिखा, आर्यभट्टियम लिखा और सूर्य सिद्धांत दिया। और इसी ने आर्यभट्ट ने फर्स्ट टाइम बताया कि पृथ्वी अपने धुरी पर क्या करती है, घूमती है। बाद में कोपरनिकस ने सिद्ध करके दिखाया था। मतलब कि हमारे देश में भी बड़े बड़े साइंटिस्ट थे, लेकिन बस वही हमारे देश में इतिहास लेखन की परंपरा जो है ना उतनी अच्छी नहीं थी, या टेक्नोलॉजी का विकास उतना नहीं था कि हमारे ऐसे आर्यभट्ट ऐसे महान जो वैज्ञानिक को जो है अधिक जगह जो है ना पूरे देश या दुनिया के समाज में नहीं मिला। नेक्स्ट चलिए, ब्रह्मगुप्त इस युग का वैज्ञानिक और गणितज्ञ था, जिसने कहा था सभी वस्तुएं पृथ्वी पर गिरती है क्योंकि आकर्षण शक्ति। देखिए ये ब्रह्मगुप्त ने कहा था, जो बात न्यूटन ने आके 1800 ईस्वी में कहा, ये बात देखिए 1200 साल पहले इस समय यहाँ के बड़े बड़े हमारे वैज्ञानिकों गणितज्ञों ने कह दिया था, ठीक ना। पुराण की रचना गुप्त काल में ही क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है। और ताम्रलिप्ति बंगाल को कहते थे। भरूच गुजरात में एक प्रमुख बंदरगाह था। एक बार यूपीएससी क्वेश्चन पूछा, यूपीएससी पूछा
कि गुप्त काल में 2 प्रमुख बंदरगाह कौन थे, ताम्रलिप्ति और भरोच। भरोच कहाँ है, अभी गुजरात में। ये सब क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया, इसको एक बार देख लीजिएगा। अब देखिए, जब इंडिया में गुप्त काल खत्म हो गया तो गुप्तोत्तर काल आया, ठीक ना। इस गुप्तोत्तर काल में आपको कुछ कुछ चीज़ें याद रखना, जैसे कि कौन कौन से राजवंश ने इसके बाद शासन किया और कहाँ कहाँ शासन किया। क्योंकि देखिए, गुप्त एक बहुत बड़ा साम्राज्य था, एक बहुत ही शक्तिशाली सम्राट था, ठीक ना। जब उनका विघटन हो गया, जब वो ख़त्म हो गए, तब कई सारे राजा जो है इस इलाके में अपना शासन किया। जैसे पहला, इसमें ध्यान रखिएगा, नाम है आप मैत्रक। कौन थे ये, मैत्रक थे। ये मैत्रक कहाँ थे आपके, मैत्रक थे वल्लभी, जहाँ गुजरात आप जिसको बोलते हैं। मैत्रक कहाँ थे, वल्लभी में थे, ध्यान रखिएगा, ठीक ना। और यहाँ के प्रमुख शासक कौन थे, भट्टारक थे, धरसेन थे, ध्रुवसेन प्रथम थे, ठीक ना। अगला थे मौखरी वंश, ये कहाँ था, कन्नौज में था। यहाँ के हरि वर्मा और इरफान वर्मा ये बड़े फेमस क्या थे, राजा थे। इसी ने हुनाओं को पराजित किया था इन्होंने, ठीक ना। पुष्पभीति थे, थानेश्वर, जिसको अभी ये कहाँ है, राजस्थान, सॉरी हरियाणा में है। कहाँ पर, हरियाणा में। यहाँ के पुष्पभूति थे, प्रभाकर वर्धन थे, राजवर्धन थे, और यही हर्षवर्धन जो महान राजा जो है ना बना, ठीक ना। परवर्ती गुप्त नामे था वंश का, ये मगध क्षेत्र में था। क्वेश्चन बीपीएससी पूछ सकता है कि इस समय जो है ना परवर्ती गुप्त कहाँ था, ये मगध का में था। यहाँ महासेन गुप्त और देवगुप्त फेमस राजा थे। और चंद्र एक गौर बंगाल में थे। यहाँ शशांक एक बहुत बड़ा राजा था, ठीक ना। और शशांक ने ही जो है बोधि वृक्ष, मतलब जो है जो महात्मा बुद्ध जहाँ पे ज्ञान की प्राप्ति हुआ था बोध गया में, उनके वृक्ष को ये क्या कर दिया था, काट दिया था, ध्यान रखिएगा, ठीक ना। ये उसके बाद देखिए आगे जो है ना, उस समय कुछ न बिहार में एक मगध के उत्तर गुप्त शासक आए, नामे था इसका मगध के उत्तर गुप्त शासक। तो गुप्त ये लोग एक्चुअली क्या थे, ये जो मगध में जो अभी जो उत्तर गुप्त शासक हुए, एक्चुअल में ये गुप्त के ही सामंत थे। गुप्त काल में जो जितने भी राजा थे उसके लोग सामंत थे, ठीक ना। और इस उत्तर गुप्त जो शासक ये लोग बना मगध में, इसका संस्थापक था कृष्णगुप्त, नामे था कृष्णगुप्त। 2 अभिलेख है जिसमें साक्ष्य मिलता है। एक नवादा के निकट जो है ना अफसरगढ़ का अभिलेख है, ठीक ना, इसमें 8 राजा की सूची दिया गया। और एक आरा के निकट जो है एक देव वर्नाक अभिलेख है, ठीक ना, इसमें 3 राजा का मतलब कि वर्णन मिलता है। ये कौन सा वंश है, उत्तर गुप्त इसका नाम है, ठीक ना। हर्षवर्धन ने यहाँ के शासक महाधव गुप्त के समय अपने साम्राज्य में मिला लिया, और जीवित गुप्त इसका जो है अंतिम शासक था। क्वेश्चन बीपीएससी यहाँ से पूछ सकता है कि जो है ना उत्तर गुप्त शासक के कौन थे संस्थापक, जो मगध में जो है ना जिसका क्षेत्र था, इसका नाम था क्या, कृष्णगुप्त। अगला देखिए सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट आ गया हर्षवर्धन। यहाँ से क्वेश्चन बीपीएससी 1 या 2 पूछ सकता है। आइए, हर्षवर्धन, वर्धन वंश का संस्थापक प्रभाकर वर्धन था, ध्यान रखिएगा। अब देखिए मेनली यहाँ जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, साहित्यिक स्रोत क्या है इस वंश को पढ़ने का। बाणभट्ट ने क्या लिखा है, हर्षचरित एक किताब लिखा है, ठीक ना, ध्यान रखिएगा। और कादम्बरी भी किताब है, पार्वपितनियन भी किताब है। और हुएनसांग इसी के दरबार में आता है। देखिए कब से कब तक, 630 से लेकर 644 तक, ठीक नहीं, ध्यान रखिएगा। हालांकि किसी किसी किताब में 645 में मिलता है। इस तरह से ये 15 साल यहाँ रहता है हुएनसांग, लगभग, ठीक ना। और सीक्यू किताब का नाम था, 646 में लिखा, ये चीन में जाके, वहाँ जाके लिखा, यहाँ नहीं लिखा हुआ। हुएनसांग की जीवनी जो है ना हुइली नाम के आदमी ने लिखा है, ध्यान रखो, क्वेश्चन पूछ सकता है, हुइली, ठीक ना। हर्षवर्धन ने 3 नाटक लिखा है। कितना नाटक लिखा है, 3 नाटक, रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागानंद, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। हर्ष के समय का 2 अभिलेख मधुबन और बांसखेड़ा में मिलता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। रवि कीर्ति द्वारा रचित चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय के एहोल अभिलेख में हर्ष का हमको वर्णन मिलता है। और याद रखिए पुलकेशिन द्वितीय ही हर्षवर्धन को क्या करता है, हराता है, ठीक ना, ये ध्यान रखिएगा। हर्षवर्धन को उत्तरी भारत का जो है ना स्वामी भी कहा जाता है, क्योंकि तक्षशिला से श्रावस्ती तक जीतने के कारण ही इसको इन्होंने शकलोत्तरापथनाथ की उपाधि लिया था। किसने, हर्षवर्धन ने। हर्ष के दरबार में दो बार चीनी राजदूत आया। हर्ष के दरबार में 2 बार जो चीन का राजदूत आया था, ध्यान रखिए, 2 बार आया था, ठीक ना। अब देखिए प्रशासन इसका, प्रांत को भुक्ति कहता था हर्षवर्धन के काल में, जिला को विषय, प्रखंड को पथक, और पथक फिर अनेक गांव में क्या होता था, बटा होता था। हर्षवर्धन प्रत्येक 5 वर्ष में प्रयागराज, जिसको आज इलाहाबाद में प्रयागराज में महामोक्ष परिषद का क्या करता था, आयोजन करता था, जहां दान देता था, ठीक ना। हर्षवर्धन को फिलादित्य भी कहा जाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और भी एक शासक को कहा जाता था गुप्त काल में, पीछे में पढ़ा दिया हूँ, ठीक ना। हुएनसांग के अनुसार 637 ईस्वी में जो दौरा हुआ उसने
कहाँ दौरा किया था? नालंदा में। तो वो लिखता है नालंदा विश्वविद्यालय में 8500 विद्यार्थी और 1510 शिक्षक थे। हर्षवर्धन 6 वर्ष तक आचार्य शीलभद्र से शिक्षा क्या किया? ग्रहण किया। मतलब कि नालंदा जब विश्वविद्यालय में जब हुसैन आया तो शीलभद्र नाम का आदमी वहाँ क्या था? उस विश्वविद्यालय का प्राचार्य था। और पुस्तकालय में 9 मंजिल था। कितना मंजिल था? 9 मंजिल था। ये खुद वर्णन करता है। इसको यात्रियों का ह्वेनसांग को यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, ह्वेनसांग के समय चीन में तांग शासक था। कौन था? तांग शासन। और इस समय मथुरा जो है ना सूती वस्त्र के लिए काफ़ी फेमस था और वाराणसी रेशम के लिए काफ़ी फेमस था। ये कौन बोलता है? खुद ह्वेनसांग जो है इस बात का वर्णन करता है।